चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 30, दैट इज स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक है कि आरओसी चाहे तो ऑन इट्स ओन एक्शन कंपनी का नाम रिमूव कर सकती है, और एक है कि कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, दोनों ऐसे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आरओसी को लगेगा तो वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी नाम, पढ़ेंगे अपन कब कैसे, और कंपनी भी खुद वॉलेंट्रीली कर सकती है, स्ट्राइकिंग ऑफ अप्लाई कर सकती है। फिर जब आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर रही है तो जाहिर सी बात है आपको कंपनी से तो पूछना पड़ेगा ना, ऐसे बिना पूछे थोड़ी आप नाम स्ट्राइक ऑफ कर दोगे। तो उसको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि आप जिंदा हो कि नहीं, आपकी कंपनी जिंदा है कि नहीं, आप बताओ, और नहीं है, ऑपरेशंस बंद हैं, तो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ क्यों ना किया जाए। तो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, और अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी क्या होगा, जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल गया तो अच्छी बात है, जो भी होगा म्यूचुअल कंसेंट से होगा। और अगर जवाब ही नहीं आया तो टाइम लिमिट दिया आरओसी ने और आपने उसके टाइम लिमिट में कोई जवाब ही नहीं दिया, तो फिर आरओसी बिना बात किए ही क्या करेगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा। पर अगर आप आगे चल के कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहो तो फिर आप ले भी सकते हो, आपको भी पावर देना पड़ेगा कि आपसे बिना बात किए आरओसी ने आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया, और जब भी आप जागोगे तो आपको राइट मिलेगा। ठीक है, तो तब आपको अप्रोच करना है एनसीएलटी को। ठीक है, तो एनसीएलटी को अप्रोच करने का पावर मिलेगा। और अगर जेन्युइनली आप रिप्लाई नहीं कर पाए थे और आपका बिजनेस भी लीगल है और रनिंग है, तो फिर हो सकता है ट्रिब्यूनल को सही लगे और हो सकता है वो आपका नाम रिस्टोर कर दे। ठीक है, हो सकता है आपका नाम रिस्टोर कर दे। ठीक है, तो ये सब अपन को पढ़ना है कि स्ट्राइक ऑफ कैसे होगा, क्या प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे, आरओसी कब स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, आप खुद कैसे वॉलेंटरीली अप्लाई कर सकते हो, कब कब आप स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिशंस भी हैं कि कुछ जेन्युइन केसेस हैं, कुछ जेन्युइन सिचुएशंस हैं, तो आप फ्रॉड होके भाग ना जाओ या आप अपना नाम विड्रॉ ना कर लो। तो ये डर से भी कुछ कुछ सिचुएशंस में आपको स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सब ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ब्रॉड सिचुएशंस है जो इसमें अपन को पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है पावर ऑफ आरओसी टू रिमूव द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो पावर है आरओसी के पास कि वो आपका कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी से। ठीक है, सेक्शन 248। तो पूरी सीरीज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है 248 टू 252, 248 टू 252। ठीक है, 5 ही सेक्शन हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला है कि आरओसी के पास पावर है। दो बेसिक इसमें क्लॉज हैं, पहला है 1 और 2। 1 में है कि आरओसी ऑन इट्स ओन मोशन आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, और सेकंड है कि आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं। वे द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, आपके पास रीजनेबल कॉस्ट टू बिलीव होना चाहिए, मतलब सिर्फ शक नहीं होना चाहिए, शक करने की वजह होनी चाहिए, मतलब आपके पास सबूत, डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, एविडेंसेस होनी चाहिए सफिशिएंट, जो आपको बेस दें ये बिलीव करने के लिए। ठीक है, कि क्या हुआ है। दैट नंबर 1, अ कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कि आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी ले लिया, पर आपने 1 साल के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। खैर, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, पर आरओसी को पावर दिया गया है कि अगर कोई कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 1 साल तक बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया तो फिर उस कंपनी को आरओसी चाहे तो बंद कर सकता है, उसका नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो पहला कि आपने बिजनेस कमेंस ही नहीं किया 1 ईयर तक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। फिर बी पॉइंट था जो ओमिट हो गया। फिर थर्ड है सी, अ कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लगातार 2 साल से आप क्या कर रहे हो, बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन एंड, ठीक है, 2 क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं। पहला है कि आपका बिजनेस 2 साल से बंद है, एंड हैज नॉट मेड एनी एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनी में, डोमेंट कंपनी अंडर 455। तो आपने 2 साल से बिजनेस नहीं किया, और सबसे बड़ी गलती क्या हो गई आपसे
कि आपने डॉर्मेंट कंपनी में भी शिफ्ट नहीं किया। अगर डॉर्मेंट कंपनी में आप शिफ्ट हो जाते तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता, आप फिर डॉर्मेंट से एक एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट हो सकते थे। पर आपने क्या किया है गलती, 2 साल से बिजनेस नहीं किया और ऊपर से डॉर्मेंट कंपनी में भी कन्वर्ट होने का एप्लीकेशन नहीं किया है अंडर 455। तो 2 साल के बाद आरओसी को पावर मिल जाएगा कि वो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। ठीक है, तो 2 ऐसे सिचुएशंस हैं जब आरओसी को पावर मिलता है। फिर है आरओसी को क्या करना है, ही शेल सेंड, यानी आरओसी शेल सेंड अ नोटिस टू द कंपनी। ठीक है, तो पहला एक्शन क्या लेना है, नोटिस भेजो एंड ऑल द डायरेक्टर्स। ठीक है, कंपनी को और सारे डायरेक्टर्स को नोटिस भेजो of his intention to remove the name of the company from the register of company and requesting them to send their representations। ठीक है, पहले इंटेंशन साफ कर दो कि भाई आपका नाम रिमूव करने की सोच रहे हैं, ये वजह है, और आपसे क्या चाहते हैं कि आप रिप्रेजेंटेशंस दो काय के बारे में, along with the copies of relevant document if any within a period of 30 days from the date of notice। तो क्यों आपका नाम विड्रॉ न किया जाए, क्यों आपका नाम विड्रॉ न किया जाए, ये आप हमको रिप्रेजेंटेशंस दो। क्यों आपका बिजनेस 2 साल से चल रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है 2 साल से बंद है, तो आप साबित करो कि 2 साल से चल रहा है। ठीक है, तो आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हो और आपके पास कितना समय है, 30 डेज के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस दे देना आरओसी में। नहीं दिया तो फिर 30 डेज के बाद आरओसी समझ लेगी कि आप मर गए हो, मतलब आप बिजनेस ही बंद है और सब डायरेक्टर्स भी मर गए, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, तो कंपनी बंद ही है ऐसा मान के, मतलब उनका जो शक था वो कंफर्म हो जाएगा, उनका जो शक था कि आपका बिजनेस बंद है वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 30 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो आरओसी अपना जो काम था वो आगे बढ़ाते जाएगी और आपके नाम को स्ट्राइक ऑफ करने का आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर देगी। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, तो आरओसी के पास पावर है। फिर सेकेंड, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक है, आरओसी का जो पावर है वो तो है ही, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए कंपनी को भी पावर है कि वो भी खुद होके अप्लाई कर सकती है आरओसी को फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम। ठीक है, अ कंपनी में, ठीक है, उनके पास भी पावर है, कंपनी में आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी, सारे लाइबिलिटी सेटल करने के बाद, बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन और कंसेंट ऑफ, और लिखा है दोनों में से एक, या तो आप एसआर पास कर लो, एसआर नहीं मिल रहा तो क्या करना है, 75% ऑफ मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से 75% जिसके पास है उन लोगों का भी कंसेंट लिया तो भी चलता। देखो 75% भी मतलब एसआर ही होता है, बट थोड़ा बेस अलग है। 75% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मतलब अब वो मीटिंग अटेंड करें ना करें, उनके पास वोटिंग पावर है नहीं है, वो सब नहीं देखेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल का 75 जितने लोगों से आप कंसेंट ले लो। लेकिन एसआर का मतलब क्या है, प्रॉपर मीटिंग कन्वे करनी पड़ेगी, कितने लोग वोट कर रहे हैं, वोटिंग में फिर जो अपन ने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए, फेवर वाले 3 टाइम्स होने चाहिए अगेंस्ट से, अगेंस्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स या उससे ज़्यादा फेवर में होने चाहिए, तब जाके वो एसआर पास होता है। ठीक है, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको लेना है, या तो एसआर पास कर लो प्रॉपर मीटिंग करके, या फिर 75% पेड अप शेयर कैपिटल वाले मेंबर्स से आप अप्रूवल ले लो, कंसेंट ले लो। फाइल एन एप्लीकेशन, ठीक है, कंपनी खुद फाइल करेगी एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू द रजिस्ट्रार फॉर रिमूविंग द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑन ऑल और एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 1। ठीक है, जो ऊपर था वो आप खुद होके भी अप्लाई कर सकते हो। एंड द रजिस्ट्रार शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन कॉज अ पब्लिक नोटिस टू बी इशूड। ठीक है, पब्लिक नोटिस देना है कि आपने खुद स्ट्राइक ऑफ करने का एप्लीकेशन दिया है, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि ये कंपनी ये डेट से उसका नाम रिमूव कर दिया गया है, तो वो भी एक पब्लिक अनाउंसमेंट होगा। और फिर है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ कंपनी रेगुलेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, कि आप एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, आप एक स्पेशल लॉ में हो, तो जो स्पेशल लॉ का रेगुलेटर है उससे भी आपको परमिशन लेना है। ठीक है, अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड और एस्टैब्लिश अंडर दैट एक्ट shall also be obtained and enclosed with the application। तो आपका जो स्पेशल रेगुलेटर है पहले उससे आप अप्रूवल ले लो, और वो अप्रूवल लेके फिर आप आरओसी को अप्लाई करो फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम। फिर है कि ये सबसेक्शन 2 जो है, जो वॉलेंट्रीली आप
खुद ही अप्लाई कर सकते हो, ये सेक्शन 8 पे अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा। नथिंग इन सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। तो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वॉलेंटरीली अप्लाई नहीं कर सकती, मतलब उनके लिए क्या होगा, आरओसी ही चाहे तो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, वॉलेंट्री एप्लीकेशन कवर्ड नहीं है, अलाउड नहीं है। फिर है फोर्थ, सबसेक्शन 4, अ नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 और 2, ठीक है, आरओसी आपको नोटिस भेज रहा है या आप खुद होके स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी है 1 और 2, शैल बी पब्लिश्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड ऑल्सो इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक। क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका नाम हटा दिया गया है अचानक से, तो आपको पब्लिक नोटिस देना है, एक तो पब्लिश करना है न्यूज़पेपर्स में और एक है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में भी पब्लिश करना है। फिर है फिफ्थ, एट द एक्सपायरी ऑफ टाइम मेंशन इन द नोटिस, जो सबसेक्शन 1 की बात हो रही है कि आपको नोटिस दी गई थी 30 डेज में आपको जवाब देना था और आपने 30 डेज में जवाब नहीं दिया, तो क्या होगा, एट द एक्सपायरी ऑफ द टाइम मेंशन इन द नोटिस रजिस्ट्रार में अनलेस कॉज टू द कॉन्ट्ररी इज शोन बाय द कंपनी, ठीक है, अनलेस कॉज टू द कॉन्ट्ररी इज शोन बाय द कंपनी, मतलब कंपनी ने साबित कर दिया कि जो आरओसी सोच रहा है, जो रीजन सोच रहा है वो गलत है। भाई हमारा बिजनेस 2 साल से बंद नहीं है, ठीक है, हमारा बिजनेस 2 साल से बंद नहीं है और जो भी रीजन से हमने डॉर्मेंट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कराया, वो जो भी रीजन होगा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा बिजनेस 2 साल से बंद नहीं है, ठीक है, ऐसा अगर वो साबित कर देते हैं। या फिर जो पहला था कि बिजनेस कमेंस नहीं किया है, पर वो अगर सबूत दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं कि हमने बिजनेस कमेंस कर लिया है, तो आपके पास जो जानकारी आई वो गलत है, ऐसा अगर आप कंपनी साबित कर देती है आरओसी को, तो क्या होगा, ठीक है, तो दिया है अनलेस कॉज टू द कॉन्ट्री शोन बाय द कंपनी स्ट्राइक ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो जब तक आप साबित नहीं करते, आरओसी वो अपना जो उसका ओपिनियन है उसके साथ आगे बढ़ेगा और आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। एंड शैल पब्लिश नोटिस देयर ऑफ इन द ऑफिशियल गैजेट and publication in the official gazette of this notice, and on the publication in the official gazette of this notice company shall stand dissolved, कंपनी डिसॉल्व हो गई है ऐसा माना जाएगा, ठीक है। तो आरओसी को अगर आप साबित कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो आरओसी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, नोटिस दे देगा ऑफिशियल गैजेट में, और वो ऑफिशियल गैजेट में जब नोटिफिकेशन आएगा वो डेट से आपका बिजनेस डिसॉल्व हो गया ऐसा माना जाएगा। फिर है 6, रजिस्ट्रार बिफोर पासिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 5, ठीक है, तो वन साइडेडली आरओसी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर रहा है, शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, ठीक है, इतना बड़ा कदम जो आप ले रहे हो तो वो पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लो। क्या टॉपिक के बारे में सेटिस्फाई करना है, दैट सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑल द अमाउंट ड्यू टू द कंपनी, कि कंपनी को जिन जिन से पैसा लेना था उनका प्रोविजन कर लो, ऐसा ना हो कि नाम विड्रॉ कर लो और फिर आपको पैसा रिकवर करने में दिक्कत हो, तो आप प्रोविजन बना लो, पहले सफिशिएंट प्रोविजन बना लो कि जितने भी एसेट्स है कंपनी के, जितने भी रिसीवेबल्स है कंपनी के, वो आप रियलाइज कर लोगे। एंड फॉर द पेमेंट और डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस बाय द कंपनी विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो एसेट्स रियलाइज कर लोगे और लाइबिलिटी सेटल कर लोगे विद इन अ रीजनेबल टाइम। ये आरओसी को पहले क्या करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर नाम स्ट्रक ऑफ भी कर दूं तो भी एसेट्स के पैसे रियलाइज हो जाएंगे और लाइबिलिटीज का पैसा उसमें से सेटल हो जाएगा, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई करना है। एंड इफ नेसेसरी ऑब्टेन नेसेसरी अंडरटेकिंग फ्रॉम द एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट। तो अंडरटेकिंग क्या लेना है कि एसेट्स अगर कम पड़ गए, क्योंकि आउटसाइडर्स का पैसा चुकाना है ना, हो सकता है कंपनी इंसॉल्वेंट हो, तो हो सकता है एसेट सफिशिएंट ना हो, तो इन दैट केस आप क्या करो, एमडी और इन सबसे पर्सनल अंडरटेकिंग ले लो कि अगर डेफिशिएंसी आई या अगर कुछ फ्रॉड पकड़ा गया तो वो लोग पर्सनली उसको भरेंगे जो भी फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट बोलता है कि ऑर्डर पास करने के पहले आरओसी को खुद को सेटिस्फाई करना है कि एसेट रियलाइज हो जाएंगे और सारे लाइबिलिटी सेटल हो जाएंगे, और अगर जरूरी पड़े तो अंडरटेकिंग भी ली जा सकती है मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर और अदर पर्सन से, ठीक है। फिर है प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग द अंडरटेकिंग रेफर टू इन दिस सबसेक्शन, बरोबर, नॉटविथस्टैंडिंग मतलब वो अंडरटेकिंग आप लो या ना लो, द एसेट्स ऑफ द कंपनी शैल बी मेड अवेलेबल फॉर पेमेंट और डिस्चार्ज ऑफ ऑल इट्स लाइबिलिटी, मतलब एसेट्स का पहला जो हक होगा वो किसका होगा, वो
आउटसाइडर्स को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप एसेट्स को माफ कर दो, एसेट्स छोड़ दो, आप अंडरटेकिंग से पैसा रियलाइज कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। पहला जो रिकवरी होगा वो एसेट से ही होगा, और एसेट्स कम बढ़ गए तो अंडरटेकिंग देखेंगे जो भी होगा, पर एसेट्स रियलाइज करने से आप आउटसाइडर्स को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो वो दिया है, नॉट विथस्टैंडिंग द अंडरटेकिंग रेफर टू इन subsection the assets of the company shall be made available for the payment or discharge of all its liability and obligation even after the date of order removing the name of company from the register of company। ठीक है, नाम हटाने के बाद भी क्या होना चाहिए, एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए ऑब्लिगेशंस चुकाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया मतलब आप एग्जिस्टेंस में ही नहीं हो, तो हो सकता है रिकवरी, लीगल इश्यूज, केस फाइल करने में प्रॉब्लम्स हो। तो ये आरओसी को पहले देख लेना है कि नाम हटाने के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पैसा रिकवर करने में। फिर है 7th, द लाइबिलिटी इफ एनी ऑफ एवरी डायरेक्टर, मैनेजर और अदर ऑफिसर हु वाज एक्सरसाइजिंग एनी पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी अंडर सबसेक्शन 5 शैल कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो गई, कंपनी का नाम हटा दिया तो आपकी लाइबिलिटी खत्म, ऐसा नहीं है। लाइबिलिटी जब भी अराइज होगी, क्योंकि कब की लाइबिलिटी है, जब आप मेंबर थे या जब आप डायरेक्टर थे, तो तब की लाइबिलिटी अराइज जब भी हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, मे बी एनफोर्स्ड एज इफ द कंपनी हैज नॉट बीन डिसॉल्व। तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी एग्जिस्टेंस में है और आपसे वो पर्सनली पैसा वसूल किया जा सकता है। पर अपन पढ़ चुके हैं कि मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होती है, अनपेड अमाउंट। अगर फुल्ली पेड अप है तो कोई लाइबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है, और फिर है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू वाइंड अप अ कंपनी द नेम ऑफ विच हैज बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। अब देखो, एक और पॉइंट मैं बता दूं इस चैप्टर में कि वाइंडिंग अप अलग है और लिक्विडेशन अलग है। मतलब स्ट्राइकिंग ऑफ जो नेम है, स्ट्राइकिंग ऑफ जो नेम है वो एक्चुअली क्या होता है, लिक्विडेशन। नाम आप हटा रहे हो, रजिस्टर से नाम हटा रहे हो, पर वाइंडिंग अप जब जो प्रोसीजर है वो अलग है। वाइंडिंग अप में क्या होता है, एसेट्स बेचते हैं और लाइबिलिटी सेटल करते हैं। समझ में आ रहा है, तो वो प्रोसेस अलग है। तो अपन एक वाइंडिंग अप चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसमें अपन ने पढ़ा है कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है, कि ट्रिब्यूनल के पास अगर आप जाते हो, अप्लाई करते हो, तो ट्रिब्यूनल को अगर सही लगता है तो ट्रिब्यूनल हो सकता है वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दे। तो ये जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर देना है, क्योंकि स्ट्राइक ऑफ हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वाइंडिंग अप हो चुका है। इसमें साफ साफ लिखा है, और बार बार 2-3 बार और आएगा, कि भले आप स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो उसके बाद भी वाइंडिंग अप चलते रहेगा। मतलब वाइंडिंग अप इज सेपरेट और स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम इज सेपरेट। तो वाइंडिंग अप आगे चलते रहेगा। अब क्योंकि वाइंडिंग ऑफ अभी तक हुआ नहीं है, तो हो सकता है ट्रिब्यूनल को कोई अप्रोच करे और प्रॉपर वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रिब्यूनल का पावर मतलब वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि वाइंडिंग अप अभी पेंडिंग है। तो नाम स्ट्राइक ऑफ हो ना हो, दैट इज सेपरेट, और वाइंडिंग अप जो कंप्लीट करना है दैट इज सेपरेट। तो उसके ट्रिब्यूनल के पावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा एक सेक्शन है 248। ठीक है, 2 मेजर पार्ट से 1 और 2 की आरओसी भी नाम हटा सकता है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। फिर है आगे के प्रोसेस, रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग द एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस, कि कुछ सिचुएशंस में आप खुद होके स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 1, एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 248 ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी शेल नॉट बी मेड। ठीक है, वॉलेंट्री एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते इफ एट एनी टाइम इन द प्रीवियस 3 months at any time in the previous 3 months the company has changed its name। ठीक है, या तो आपने नाम चेंज किया है, बरोबर, अब भी जस्ट नया नाम चेंज किया है, तो आप स्ट्राइक ऑफ कैसे करोगे, मतलब फ्रॉड हो सकता है ना। और शिफ्टेड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी अभी शिफ्ट हुए हो, दूसरे स्टेट में थे, अब नए स्टेट में आके तुरंत आप स्ट्राइक ऑफ करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी गलत हो सकता है, फ्रॉडुलेंट पर्पस हो सकता है, सस्पिशियस है। फिर है बी, हैज मेड अ डिस्पोजल फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स हेल्ड बाय, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी एसेट बेचा है फॉर वैल्यू, इमीडिएटली बिफोर सेसर ऑफ ट्रेड, सेसर मतलब सेसेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रेड और अदरवाइज कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस बंद कर दिया है और एसेट बेचे हैं, तो आप नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो एसेट का पैसा आप मिसयूज कर रहे हो या वो लाइबिलिटी सेटल करने के लिए यूज नहीं करना चाहते हो।
ठीक है, तो वो जो पैसा एसेट रियलाइज होता है वो हमेशा लाइबिलिटी सेटल करने के लिए यूज होना चाहिए। तो इसमें भी गलत इंटेंट हो सकता है। फॉर पर्पज ऑफ डिस्पोजल फॉर गेन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग और अदरवाइज कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो जब भी आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो और बिजनेस बंद कर रहे हो तब आप स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब प्रॉपर वाइंडिंग अप से ही आप लिक्विडेशन कर सकते हो। फिर है हैज एंगेज्ड इन एनी अदर एक्टिविटी, कुछ और एक्टिविटी आपने स्टार्ट की है, अपनी खुशी से नहीं की है, आपको जबरदस्ती करनी पड़ी है। देखो लिखा है एक्सेप्ट, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, वॉलेंट्री, और एक्सेप्ट में क्या है, कंपल्सरी। कि अगर कंपल्सरीली आपको वो एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ी तो ठीक है, वॉलेंट्रीली आप एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और वो कंपल्सरी वाला क्या आएगा, एक्सेप्ट द वन विच इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन। बरोबर, एप्लीकेशन करने के लिए जरूरी है। कौन सा एप्लीकेशन, ऊपर जो लिखा है सबसेक्शन 2 ऑफ 248, वॉलेंट्री एप्लीकेशन करने के लिए वो एक्टिविटी करना जरूरी था आपके लिए, ठीक है। मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर दैट सेक्शन और डिसाइडिंग वेदर टू डू सो और कंक्लूडिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी और कॉम्प्लाइंग विद एनी अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए आपको काम करना पड़ा, या आपको लगा कि कंक्लूडिंग द अफेयर्स, भाई जो भी बिजनेस था वाइंड अप करने के लिए आपको वो एक्टिविटी करना जरूरी लगा, तो ये सब जेन्युइन है, तो ये कंपल्सरी वाले चलते हैं। इसके अलावा आप वॉलेंट्री एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप नए सिरे से कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो और फिर आप क्या बोल रहे हो कि नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो ये तो गलत है ना। आप जब नया एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब काम अभी स्टार्ट हुआ है, तो फिर आप स्ट्राइक ऑफ क्यों कर रहे हो। और जो नया काम स्टार्ट किया है उसका प्रॉपर वाइंडिंग अप भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपने वॉलेंट्रीली कोई नया काम स्टार्ट किया है और फिर आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर वाइंडिंग अप के लिए कुछ करना पड़ रहा है, जैसे इसमें लिखा है कंक्लूडिंग द अफेयर्स के लिए था या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए था, तो ठीक है, तो ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा नहीं। फिर है, तो ये था सी, ठीक है, एंगेज कर रहे हो आप कोई अदर एक्टिविटी में जो आपका रेगुलर काम नहीं है, नया एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो। फिर है डी, हैज मेड एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर सैंक्शनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। बरोबर, ये भी चैप्टर पढ़ चुके हैं अपन कि आपने अभी अभी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के लिए अप्लाई किया है और उसका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। देखो लिखा है द मैटर हैज नॉट बीन फाइनली कंक्लूडेड, मतलब पेंडिंग कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, अरेंजमेंट चल रहा है और आप बोल रहे हो कि नाम हटा दो, यानी शॉर्टकट सीधे नाम ही हटा दोगे तो कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब तक वो कॉम्प्रोमाइज प्रॉपरली सेटल नहीं होता, सामने वाले को सेफगार्ड करना है, जिससे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जिससे आप क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोहिबिशन डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। आधे में आप भाग न जाओ, ठीक है। फिर है इज बीइंग वाउंड अप, मतलब उसका वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है अंडर चैप्टर 20 ऑफ दिस एक्ट और अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो स्पेशली बना है अभी। तो कहीं भी अगर आपका वाइंडिंग अप चल रहा है तो आप नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से आप वाइंड अप होंगे और प्रॉपर तरीके से आप लिक्विडेट किए जाओगे, स्ट्राइक ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए 5 केसेस, ठीक है, 5 प्रोहिबिशंस। पहला, अब पहले में भी 2 हैं, नाम चेंज किया है पिछले 3 महीने में, या पिछले 3 महीने में आपने वन स्टेट टू अनदर अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट किया है। सेकंड, कि आपने अभी अभी कोई प्रॉपर्टी बेचा है और आपने बिजनेस भी बंद किया है, बिजनेस भी बंद किया है, प्रॉपर्टी भी रियलाइज किया है और अब आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए बोल रहे हो, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, प्रॉपर वाइंडिंग अप प्रोसेस करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज पूरे सेटल करने पड़ेंगे। थर्ड, कि आप कोई नया एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हो और नया एक्टिविटी अगर जरूरी था पुराना वाइंड अप करने के लिए, समझ में आ रहा है, पुराना वाइंड अप करने के लिए नया एक्टिविटी करना जरूरी था तो अलग बात है, लेकिन आप पुराने बंद करने के लिए नहीं, अब फ्रेश आपने नया एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया विद इन 3 मंथ्स, तो फिर आप स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर फोर्थ, कि ट्रिब्यूनल के पास आप ही ने अप्लाई किया था कॉम्प्रोमाइज के लिए और अभी तक वो स्कीम कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक आप वाइंडिंग अप के लिए स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और लास्ट था कि अगर आपका प्रॉपर वाइंडिंग अप चल रहा है या तो दिस एक्ट में या तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तो भी आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 5 केसेस में एक्सेप्शनल केसेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर है कुछ 2 पॉइंट और हैं। इफ अ कंपनी फाइल्स एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 248 इन वायोलेशन ऑफ सबसेक्शन 1, ध्यान दो 248 का जो सबसेक्शन 2 था, वॉलेंट्री एप्लीकेशन आप कर रहे हो इन वायोलेशन ऑफ सबसेक्शन 1, कौन सा सबसेक्शन 1, इस
सेक्शन का सबसेक्शन 1 मतलब 249 का, तो आपने वॉलेंट्री अप्लाई कर दिया, और कब किया? जब आपको मना किया गया था, मतलब आप वही कर रहे हो जो आपको मना किया गया था, तो आपको क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये ऊपर जो ABCDE पढ़ा, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, और अगर आपने ऐसा एप्लीकेशन कर दिया तो आपको 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। फिर एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 248 शैल बी विड्रॉन बाय द कंपनी और रिजेक्टेड बाय द रजिस्ट्रार एज सून एज द कंडीशन अंडर सबसेक्शन 1 आर ब्रॉट टू हिज नोटिस। ये सबसेक्शन 1 किसका? 249 का ही, जो ऊपर पड़ा। तो ABCD ये क्लॉजेस जैसे ही कंपनी को पता चला, कंपनी ने तुरंत विड्रॉ कर लिया, तो हो सकता है वो फाइन से बच जाए। या फिर क्या लिखा है? रिजेक्टेड बाय द ROC एज सून एज द कंडीशंस आर ब्रॉट टू हिज नोटिस। तो आपने अप्लाई कर दिया, पर ROC को पता चल गया कि नहीं यार ये ABCDE पेंडिंग है, तो ये गलत एप्लीकेशन है, तो ROC को रिजेक्ट कर देना चाहिए। मतलब दोनों ऑप्शंस हैं, या तो खुद ही आप विड्रॉ कर लो, या आप विड्रॉ नहीं कर रहे तो ROC को तो भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। मतलब ROC को भी ये 5 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी स्ट्राइकिंग ऑफ एक्सेप्ट करने के पहले। तो ये था 249। ठीक है, प्रोहिबिट करता है 5 केसेस में आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर है इफेक्ट ऑफ कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व। तो जब भी कोई भी क्लॉज में ROC ने आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया और नोटिस दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका लीगल इंपैक्ट क्या है? सेक्शन 250, वेयर अ कंपनी स्टैंड डिसॉल्व अंडर 248 इट शेल ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस। नोटिस में जो डेट लिखा है अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ दैट सेक्शन, मतलब 248, सीज टू ऑपरेट एज अ कंपनी। ठीक है, अब आप एज अ कंपनी काम नहीं कर सकते, एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड टू इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैंसल्ड। भले फिजिकली कैंसिल नहीं हुआ होगा, पर आपके पास होगा, भले आप रखो अपने पास, पर वो पब्लिक नोटिस के डेट से इनवैलिड है ऐसा माना जाएगा, कैंसल हो चुका है ऐसा माना जाएगा। फ्रॉम सच डेट एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ, बराबर, एक्सेप्ट मतलब जिंदा माना जाएगा, अभी भी सर्टिफिकेट है और आप अभी भी एग्जिस्टेंस में हो, सिर्फ कौन से काम के लिए? रियलाइजिंग द अमाउंट ड्यू टू द कंपनी, बरोबर, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनका पैसा रियलाइज करने के लिए अभी भी आप जिंदा हो ऐसा माना जाएगा। मतलब आप काई के लिए मर गए हो? नए काम के लिए, जो न्यू ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए आप मर गए हो, बस जो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट बाकी है उसके लिए आप अभी भी जिंदा हो ऐसा माना जाएगा। एंड फॉर द पेमेंट ऑफ और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। मतलब इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। एसेट रियलाइज करके ऑब्लिगेशन सेटल करने को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। तो सिर्फ वाइंडिंग अप का काम जो बाकी है उसके लिए आप जिंदा हो, न्यू एक्टिविटीज के लिए आप मर चुके हो या आप वाइंड अप हो चुके हो ऐसा माना जाएगा। फिर है फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम, बराबर, किसी ने फ्रॉड किया है, ठीक है, किसी और कंपनी का आपने अप्लाई कर दिया है, मतलब फॉर्जरी करके या वॉट कोई भी तरीके से आपने फ्रॉडुलेंटली स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर दिया है, और बाद में पता चला कि ये फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन था, तो जिसने ये फ्रॉड किया, फ्रॉडुलेंटली अप्लाई किया कंपनी वाइंडिंग अप स्ट्राइकिंग ऑफ का, तो क्या होगा? 251, वेयर इट इज फाउंड दैट एन एप्लीकेशन बाय अ कंपनी, ठीक है, अब अपन पढ़ चुके हैं फ्रॉड कंपनी तो करती नहीं है, फ्रॉड इंसान ही करते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो हो सकता है कोई डायरेक्टर ने चालाकी से ऐसा किया होगा, साइन लेके और करप्शन करके या वॉट मीन से किया होगा, ठीक है। तो दैट एन एप्लीकेशन बाय कंपनी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 248, वॉलेंट्री एप्लीकेशन जो पढ़ा सबसेक्शन 2 ऑफ 248, हैज बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इवेडिंग द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। मतलब लाइबिलिटीज में देखो क्या होता है कि कंपनी बंद, तो क्या होता है कि आप ट्रेसेबल ही नहीं हो, ये अच्छी बात है। मतलब एसेट रियलाइज करना है तो आप तो अप्रोच कर ही सकते हो, पर आपको जो लोग अप्रोच करेंगे उनको तो आपका एड्रेस और रिकॉर्ड्स लगेगा ना। अब आपका नाम ही नहीं ROC में, तो लोग एड्रेस कहाँ ढूंढेंगे? समझ में आ रहा है? तो आप ट्रेसेबल ही नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? तो ये है ऑब्जेक्ट ऑफ इवेडिंग द लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी और विद द इंटेंट टू डिसीव द क्रेडिटर, उनको धोखा देना है, उनके पैसे डुबाने हैं, और डिफ्रॉड एनी अदर पर्सन, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शेल नॉट विथस्टैंडिंग दैट कंपनी हैज बीन नोटिफाइड एज डिसॉल्व। मतलब कि आपकी कंपनी डिसॉल्व हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका इंटेंशन ऐसा था तो फिर आप जो भी ये लाइबिलिटीज बाकी हैं जिनसे आप भाग रहे थे, इसको आपको पे करना ही पड़ेगा, इवन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ। समझ में आ रहा है? स्ट्राइकिंग ऑफ भले हो जाएगा, आप वाइंड अप हो जाओगे, डिसॉल्व हो जाओगे, इससे आपकी लाइबिलिटी
खत्म नहीं होगी। जिसको भी आप धोखा देने वाले थे, जिनका पैसा भी बाकी है, इनको आप देने के लिए लायबल हो, इवन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ, इवन आफ्टर वाइंडिंग अप। ठीक है, तो वो दिया है, बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू एनी पर्सन और पर्सन्स हु हैड इंकर्ड लॉसेस और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप एज डिसॉल्व। तो आपके गलत एप्लीकेशन से अगर कंपनी डिसॉल्व हो गई तो जिन जिन लोगों का नुकसान होगा, जो कंपनी नहीं भर पाई, एक्चुअली लायबिलिटी किसकी थी? कंपनी की, कंपनी नहीं भर पाई और आपके धोखे की वजह से वो उन बेचारों का नुकसान हो गया और अब वो कंपनी से वसूल नहीं कर पा रहे, तो अब वो पैसे किससे वसूल करेंगे? आपसे। मतलब किससे करेंगे? जो भी इस फ्रॉड में, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। फिर है बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड अंडर 447, जो अपन पढ़ चुके हैं 3-4 बार। 447 अप्लाई किया जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ। ठीक है, इंप्रिजनमेंट भी लगेगी, फाइन भी लगेगा, अमाउंट इन्वॉल्व और अप टू 3 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। फिर है विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेन इन सबसेक्शन 1 द रजिस्ट्रार में ऑल्सो रिकमेंड प्रोसिक्यूशन। ठीक है, मतलब अगर पेट नहीं भरा तो आरओसी भी क्या कर सकता है? प्रोसिक्यूशन बोल सकता है कि नहीं, अरे बहुत बड़ा फ्रॉड है तो इसमें प्रोसिक्यूट किया जाए ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2। तो आप प्रोसिक्यूट करने के लिए मतलब आरओसी भी अलग से बोल सकती है। मतलब सबसेक्शन 1 जो है वो तो है ही, जो आप पैसा रिकवर करोगे वो सब तो है ही, लिखा है नीचे एंड, तो 447 भी अप्लाई किया जाएगा और अलग से आरओसी भी रिकमेंड कर सकती है कि इसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो ये था सबसेक्शन 2। फिर है 252, आखिरी सेक्शन है कि अब आरओसी ने नाम तो हटा दिया, सब हो गया। अब अगर गलती से कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया था, इनएडवर्टेंटली कंपनी वो 30 डेज में रिप्लाई नहीं कर पाई थी, मतलब कंपनी जिंदा थी, ऑपरेशंस थे, जेन्युइन कंपनी थी, सब कुछ सही था, सिर्फ बेचारे से गलती क्या हो गई? आरओसी के नोटिस का 30 डेज में जवाब नहीं दे पाई। तो क्या इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको कि सीधे कंपनी का नाम ही हटा दिया? समझ में आ रहा है? तो उनको अपील करने का राइट होना चाहिए कि अगर गलती से आरओसी ने ऐसा पावर एक्सरसाइज कर लिया है, हो सकता है ना आरओसी से भी गलती हो सकती है कि जवाब न मिलना, डीमिंग फिक्शन के तहत सब एक्शन लेना, वो ठीक है, वो पावर दिया है, पर हो सकता है किसी का नुकसान हो, तो उसको अपील करने का राइट होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 252 अपील टू ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। And any person aggrieved by an order of ROC notifying a company as dissolved under 248 may file an appeal। ठीक है, जिसकी भी कंपनी ROC ने बंद कर दी है, अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 years, ठीक है, अच्छा खासा टाइम दिया है देखो प्रोटेक्ट करने के लिए। 3 साल तक आप जाग गए, अगर 3 साल के अंदर कभी भी जागते हो तो आप अपील फाइल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार। ऑर्डर के 3 साल तक आप कभी भी उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो। एंड इफ द ट्रिब्यूनल्स ऑफ ओपिनियन दैट द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी इज नॉट जस्टिफाइड, मतलब कंपनी जीत गई, मतलब कंपनी ने सेटिस्फाई किया ट्रिब्यूनल को कि यार जेन्युइनली हम सही थे, आरओसी ने गलती की है, या तो रिकॉर्ड्स गलत गए होंगे या जानकारी गलत मिली होगी, या हमने सिर्फ एक ही गलती की कि 30 डेज के अंदर हम रिप्लाई नहीं कर पाए। जो भी हुआ, आरओसी का एक्शन गलत था, उसको इस तरह से नाम रिमूव नहीं करना चाहिए था। तो क्या होगा? इन व्यू ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर वॉज पास। तो जो ग्राउंड से आरओसी ने हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ किया, ऐसा कुछ सही है ही नहीं और आपने वो ट्रिब्यूनल को जाके साबित कर दिया। इट मे ऑर्डर रिस्टोरेशन, इट मतलब ट्रिब्यूनल में ऑर्डर रिस्टोरेशन। तो ट्रिब्यूनल आरओसी का एक्शन कैंसिल करके आपका नाम वापस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाए, ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है और फिर आरओसी को आपका नाम रिस्टोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब कुछ प्रोविजोज हैं, ध्यान देना। Provided that before passing any order under this section, the tribunal shall give a reasonable opportunity of making representations and of being heard to registrar कि किसके एक्शन के खिलाफ एक्शन लिया गया है? आरओसी के ऑर्डर के खिलाफ है, तो आरओसी ने जो एक्शन लिया है उसको बोलने का मौका देना है, उसको समझाने का मौका मिलना है और उसको रिप्रेजेंटेशन देने का भी मौका देना है। द कंपनी एंड ऑल द पर्सन्स कंसल्ट, तो सबको जो भी लोग हैं इन्वॉल्व, सबको बोलने का मौका देना है, सबको रिप्रेजेंटेशन देने का मौका देना चाहिए। मतलब ट्रिब्यूनल ने घाई गड़बड़ में बिना सुने, बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए ऑर्डर नहीं देना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड,
मतलब ऊपर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो आरओसी से बिना बात किए। अब हो सकता है कि कंपनी जब जागी 3 साल के अंदर, पहले वो किससे बात करेगी, आरओसी से, बराबर। पहले आप आरओसी से भी तो बात करो ना। तो आरओसी को पहले आप जाओ मनाओ, डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास क्यों जा रहे हो भाई? अगर आरओसी ही मान रहा है अपनी गलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक प्रोविजो डाला गया है कि अगर रजिस्ट्रार खुद ही सेटिस्फाई हो गया, आप कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया, कंपनी जागी 3 साल के अंदर, कंपनी खुद डायरेक्ट आरओसी के पास गई, एंड आरओसी सेटिस्फाइड दैट द नेम ऑफ कंपनी हैज बीन स्ट्रक्ड ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर ईदर इनएडवर्टेंटली, बराबर, लापरवाही से या गलती से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन furnished by the company or its director which requires restoration, ठीक है, which requires restoration the register of company, he may within a period of 3 years from the date of passing order, same time limit same है, 3 साल के अंदर आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। 3 साल के अंदर ही अगर आरओसी को आप ही मना लेते हो तो आरओसी क्या करेगा, ठीक है। अब आरओसी क्या करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो गया, उसको अपनी गलती रियलाइज हो गई, तो उसको क्या करना है, फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल सीकिंग रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। मतलब आप जंग पहले ही जीत गए, आपको ट्रिब्यूनल को फिर साबित करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप आरओसी को ही सेटिस्फाई कर रहे हो कि उसकी गलती थी, और तो आरओसी ही आपकी मदद करेगा, आरओसी ही अपने एक्शन को रिवर्स करने के लिए अप्लाई करेगा कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, गलत रिकॉर्ड्स देख के मैंने गलत स्ट्रक ऑफ कर दिया, अब आप ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन दो। तो आरओसी अप्लाई करेगा ट्रिब्यूनल को कि आप रिस्टोरेशन का ऑर्डर करो, हमसे गलती हो गई है, ठीक है। तो ये होगा प्रोविजो। फिर है अ कॉपी ऑफ ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड बाय कंपनी विद द रजिस्ट्रार, रेगुलर प्रोसीजर, कि जब भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी, काय का ऑर्डर देगी ट्रिब्यूनल, रिस्टोरेशन का, बरोबर। ट्रिब्यूनल में जीत गया ना कंपनी, तो जो ऑर्डर आया वो आरओसी को बताओ। मतलब एक कब, जब आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल पे गए हो। मतलब दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहला क्या है, कंपनी जाएगी ट्रिब्यूनल के पास, टाइम लिमिट क्या था, 3 इयर्स। 3 इयर्स के अंदर आप गए, ट्रिब्यूनल को क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन आपको मिला है, ये कॉपी किसको मिलेगी, कंपनी को, और वो कंपनी को वो ऑर्डर कहाँ फाइल करना है, आरओसी में, विद इन कितना, 30 डेज, ठीक है। विद इन 30 डेज आपको आरओसी में फाइल करना है। और आरओसी को ये फाइल करने का मतलब क्या है कि आप अप्लाई कर रहे हो कि हमारा नाम अब रिस्टोर कर दो, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने बोला है, ठीक है। ट्रिब्यूनल के बोलने पे अब आरओसी को करना ही पड़ेगा। तो 30 डेज में फाइल करो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, एंड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर आरओसी शेल कॉज द नेम ऑफ द कंपनी टू बी रिस्टोर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड शेल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो मामला सुलझ जाएगा। और फिर एक क्या था कि अगर कंपनी जा रही है आरओसी के पास और आरओसी को ही सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर आरओसी ही डायरेक्ट क्या करेगा, ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर देगा, मतलब गलती मान के। और ट्रिब्यूनल फिर क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ रिस्टोरेशन पास करेगा, और फिर वो ऑर्डर मिलेगा कंपनी को, और कंपनी को ऑर्डर फाइल करना है आरओसी में विद इन 30 डेज, और फिर आरओसी उसका इफेक्ट दे देगा, उसका नाम रिस्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये डायग्राम्स बना लो, ठीक है। कंपनी विद इन 3 इयर्स अप्लाई करेगी ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई कर दिया, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा, ऑर्डर कंपनी को मिलेगा और कंपनी उसको आरओसी में फाइल कर देगा। और सेकेंड चार्ट है कि कंपनी डायरेक्ट कहाँ गई, आरओसी को गई, सेम विद इन 3 इयर्स ही है यहाँ पे भी, कि ट्रिब्यूनल के पास नहीं गए, आरओसी के पास गए और फिर सेटिस्फाई कर दिया। तो फिर आरओसी ही अपनी गलती रेक्टिफाई करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर दे देगा, और वो ऑर्डर कंपनी को फिर से फाइल करना है आरओसी के पास विद इन 30 डेज टू गिव द इफेक्ट, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्लॉज, इफ अ कंपनी और मेंबर और क्रिएटर और वर्कमैन, ठीक है। कौन कौन, कंपनी, मेंबर, क्रिएटर, वर्कमैन, जो भी लोग इन्वॉल्व है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स, जो भी इंटरेस्टेड होते हैं अपने बिजनेस में, देयर ऑफ फील्स एग्रीड बाय द कंपनी हैविंग इट्स नेम स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी, कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये कंपनी के एक्शन से नाखुश हैं,
कि यार हमसे बिना पूछे, चलो मेंबर्स से तो पूछा ना, मेंबर्स से पूछा आपने, मेजोरिटी 75% से पूछ लिया, पर कुछ लोग जो माइनॉरिटी हैं वो अभी भी नाराज़ हैं और उनका नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो उनको भी एक राइट दिया गया है। तो क्या है, ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी मेंबर दिस, तो ट्रिब्यूनल को डायरेक्ट जा रहे हैं, यानी 4 लोग, कंपनी, मेंबर, क्रिएटर या वर्कमैन, ये लोग डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं, और कितने समय के अंदर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स, स्ट्राइकिंग ऑफ होने के 20 ईयर्स के अंदर भी अगर ये गए ट्रिब्यूनल के पास कि ये गलत स्ट्राइक ऑफ क्यों हुआ है, हमारा इससे नुकसान हुआ है, तो क्या होगा, फ्रॉम द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अंडर सबसेक्शन 5, नोटिस जो पब्लिश हुई थी सबसेक्शन 5 to 48, में इफ सेटिस्फाइड दैट द कंपनी वॉज एट द टाइम ऑफ इट्स नेम बीइंग स्ट्रक ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, बाद में पता चला कि यार बिजनेस चल रहा था, गलती से स्ट्राइक ऑफ हो गया है, और इन एन ऑपरेशन और अदरवाइज इट वॉज जस्ट दैट द नेम ऑफ कंपनी बी रिस्टोर्ड, मतलब बिजनेस चल रहा था, 2 साल से बिजनेस बंद था ऐसा नहीं है, या इनकॉर्पोरेशन के 1 साल तक बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया ऐसा भी नहीं है, बिजनेस था, रनिंग था, और अब उनको लग रहा है कि ये जस्ट है, मतलब ये सही है कि नाम रिस्टोर होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, ऑर्डर the name of company to be restored to register of company, and the tribunal may by order give such other directions and make such other provisions and as deemed just for placing the company and all other persons, ध्यान दो, just for placing the company and all the person in the same position as nearly as may be, मतलब financially monetary angle से as nearly as possible if the name of the company had not been struck off, तो जो भी नुकसान आपका नहीं होता अगर नाम हटता ही नहीं, तो वो सब आपको जो नुकसान है वो आपको लौटाना पड़ेगा, मतलब वो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा जिसकी भी गलती से हुआ है उसको ये पैसा देना पड़ेगा और आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा जिन्होंने अप्लाई किया था, बरोबर। टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, 20 ईयर्स है, और ऊपर क्या था, 3 ईयर्स। तो ये किसके किसके लिए, कंपनी, मेंबर, क्रेडिटर या वर्कमैन, इन 4 लोगों के लिए 20 साल के अंदर भी अगर अप्लाई करते हैं, साबित करते हैं कि कंपनी जिंदा थी, ऑपरेशंस थे, और सेटिस्फाई कर दिया कि रिस्टोरेशन होना चाहिए, तो रिस्टोरेशन हो जाएगा, और जो भी आपका नुकसान हुआ है इन जो भी सालों में वो सब रिस्टोर किया जाएगा एज नियरली एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक क्लॉज था आखिरी, ये भी एक पावर दिया गया है। तो ये था स्ट्राइकिंग ऑफ, ठीक है, 5 सेक्शन है।